हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम सेव हो। अगर मैं सब्सक्राइब करने और शेयर करवाने बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपका भी टाइम किल होगा और मेरा भी टाइम खराब होगा, राइट। तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे और मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज की जो खास पेशकश होने वाली है उसकी शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा हम मुगल डायनेसिटी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मुगल डायनेसिटी के तहत हम बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर के टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि आज जो हमारी बात होने वाली थी वो शाहजहां के टॉपिक पर होने वाली थी, मगर मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी साथ में लेके चलें और दूसरे टॉपिक को भी उठा लें तो कहीं ना कहीं आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी टाइम बचेगा, राइट। तो मैंने आज जो टॉपिक उठाया है वो है मराठा। मुगल के बाद मराठा ही पढ़ते हैं अपन, है ना, मध्यकालीन भारत में। तो मराठा का जो टॉपिक है उसकी अपन शुरुआत करेंगे हम आज, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मराठा साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी छत्रपति महाराज शिवाजी ने। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर डायरेक्टली वीडियो बना दूं मैं तो आपको कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं समझ में आएंगी जो अगर पूर्वज से उठाई जाए तो, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके पूर्वजों से बात शुरू की जाए। तो अगर मराठा के पूर्वजों की बात की जाए, मराठा की पूर्वज, तो मराठा की पूर्वज 11वीं शताब्दी की बात है। ये 11वीं शताब्दी की, 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक मराठा के जो पूर्वज थे वो मेवाड़ के इलाके में रहा करते थे। मेवाड़ के इलाके में, जयपुर राजस्थान के पास पड़ता है, तो वहाँ पे लोग रहा करते थे और ये बिलोंग करते थे सिसोदिया वंश से। किससे? सिसोदिया वंश से। तो पहला सवाल तो यही है कि मराठा के जो पूर्वज थे वो किस जाति के थे? तो सिसोदिया वंश के थे, राइट। तो मैं लिख भी देता हूँ। सिसोदिया वंश के। अब हुआ ये कि 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक तो रहे, मगर जब 14वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो दिल्ली सल्तनत में आया एक व्यक्ति, नाम था उसका अलाउद्दीन खिलजी। नाम तो सुना ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी साहब ने क्या किया कि देखा कि जो जयपुर में मराठे बसे हुए हैं सिसोदिया वंश वाले, तो ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में दखल अंदाजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेवाड़ से ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता था गुजरात और प्लस मक्का मदीने का भी रास्ता वही था। और तीसरी चीज ये कि गुजरात जो मेवाड़ था, मेवाड़ बड़ा समृद्ध प्रदेश था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां से एक नदी बहती है, तो नदी के कारण वहां पे जो खेती हुआ करती थी वो बड़ी सटीक हुआ करती थी, बड़ी शानदार हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी साहब को लगा कि मैं अगर इस प्रदेश को जीत लूंगा तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसपोर्टेशन का भी रास्ता खुल जाएगा, प्लस जो खेती है वो भी हमारी हो जाएगी। तो 1305 ईस्वी की बात है ये। 1305 ईस्वी में क्या किया अलाउद्दीन खिलजी साहब ने कि वहाँ मेवाड़ में अटैक कर दिया। और मेवाड़ में इस समय राजा कौन है? सिसोदिया वंश का राजा था, राजा सुजान सिंह। तो सुजान सिंह डर गया, बोला अलाउद्दीन खिलजी, उस नाम था यार उस व्यक्ति का। अलाउद्दीन खिलजी साहब ने जैसे ही अटैक किया मेवाड़ पे तो सुजान सिंह भाग गया कहाँ? महाराष्ट्र। मैप से भी मैं समझा देता हूँ एक बार। ये भारत का नक्शा, यहाँ पे पड़ता है क्या? मेवाड़। और यहाँ पे दिल्ली। यहाँ पे बैठे हैं सुजान सिंह और यहाँ पे बैठे हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब जैसे ही अटैक किया इसने मेवाड़ पे तो मेवाड़ के राजा भाग गए कहाँ पे? सुजान सिंह यहाँ महाराष्ट्र में, राइट। अब महाराष्ट्र में वो रहने लगे। तो ये महाराष्ट्र में रहने लगे और महाराष्ट्र में रहते रहते इन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छी खेती करी, है ना, समृद्ध हुए, ठीक, और अपना जीवन यापन गुजारा। अब इसके बाद क्या हुआ कि पहली से लेकर चौथी पीढ़ी तक का इतना कोई अच्छा खासा इतिहास नहीं है कि मैं आपको शेयर करूं। अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं पर्सनली उनको बता दूंगा। अब हुआ ये 5वीं पीढ़ी में कि 5वीं पीढ़ी में इनको एक पुत्र पैदा हुआ। नाम था उसका उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन। और उग्रसेन साहब जो थे, उग्रसेन को 2 बेटे और पैदा हुए, ठीक है, 2 बेटे और पैदा हुए। एक का नाम था कर्ण सिंह और एक का नाम था शुभकर्ण। कर्ण सिंह और शुभकर्ण। अब देखिए जो कर्ण सिंह था, कर्ण सिंह का इतना कोई अच्छा खासा इतिहास नहीं है कि मैं आपसे शेयर करूं, मगर जो शुभकर्ण था
शुभकर्ण को एक बेटा पैदा हुआ, नाम था उसका बालाजी भोसले। क्या नाम था? बालाजी भोसले। और बालाजी भोसले को 2 बच्चे पैदा हुए, नाम था इनका मालोजी और विठोजी। मालोजी और विठोजी। आपको लग रहा है कि ये नाम पढ़ा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, नाम भी जानना जरूरी है। अब अपनी कहानी स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए, मालोजी और विठोजी ऐसे भाई थे कि आपने एक मूवी देखी होगी कर्ण अर्जुन, राइट? तो कर्ण अर्जुन जैसे भाई थे ये, मतलब दूसरे के लिए, अपने भाई के लिए जान निछावर करने वाले भाई, राइट? तो अब ये दोनों लोग काम करने लगे, खेती करने लगे। 15वीं-16वीं शताब्दी की बात है ये। तो ये लोग खेती करते रहे और अपने घर का खर्चा चलाते रहे। एक बार हुआ ये कि इनको जितनी उम्मीद थी भगवान से कि इतना पानी गिरेगा, इतनी हमारी खेती होगी, धान होगी, है ना, उतना पानी गिरा नहीं। और जब पानी गिरा नहीं तो कहीं ना कहीं इनकी खेती में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो पड़ा, और इनकी खेती उतनी हुई नहीं। तो जब उनकी खेती इतनी हुई नहीं तो इनका घर का खर्चा चलना बंद हो गया। और घर का खर्चा जब चलना बंद हो गया तो इन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। दूसरा रास्ता ये था कि या तो हम खेती को रोक दें और दूसरा काम करें, जॉब करें, नौकरी करें। तो इन्होंने नौकरी करने की ठान ली दोनों भाइयों ने। और नौकरी करने लोग गए। एक व्यक्ति क्या नाम था उसका? लखूजी जाधव। क्या नाम था दोस्त? लखूजी जाधव। तो लखूजी जाधव के यहाँ नौकरी करने गए। और लखूजी यादव के यहाँ नौकरी करते करते इन्होंने अपने खुद के घोड़े और खुद की सैनिक रख ली। खुद के घोड़े और खुद की सैनिक रख ली। और खुद के घोड़े और खुद की सैनिक इन्होंने इतनी रख ली कि कुछ दिनों के बाद इनका दिमाग डाइवर्ट हो गया। इनको लगा कि अरे यार, मेरे पास इतने घोड़े और इतने सैनिक हैं कि मैं अगर कहीं दूसरी जगह इस घोड़े और सैनिक को इन्वेस्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को जिस नौकरी से 4000 या 5000 2000 का मनसब मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा मिलेगा। और सही भी सोचना था। अगर आप भी उसकी जगह पे होते ना तो आपका भी दिमाग यही चलता, राइट? तो इन्होंने अपने घोड़े और सैनिक को लेके बाहर आ गए और अपने उस घोड़े और सैनिक को लगा दिया कहाँ पे? अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ। अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ जैसे ही लगाया तो अहमदनगर का सुल्तान खुश हो गया। अहमदनगर का सुल्तान बोलता है, यार ये कहाँ के व्यक्ति? अगर नौकरी करने के बाद कोई व्यक्ति अगर इतना कुछ कर सकता है तो अगर मैं इनको जागीर दे दूंगा, कहीं की जागीर दे दूंगा, तो ये लोग कितना बना देंगे हमको। तो ये बात पता चली अहमदनगर के सुल्तान के वजीर को। अहमदनगर के सुल्तान के वजीर का नाम है क्या? मलिक अंबर। तो मलिक अंबर साहब को जैसे ही बात पता चली तो उनको बुलाया उन्होंने पर्सनली अहमदनगर में। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग क्या करते थे? तो उन्होंने कहा भाई साहब नौकरी करते थे। बोले अगर आप नौकरी करके इतना कुछ कर रहे हो तो हमारी एक जागीर संभालोगे पूना में? तो बोले भाई साहब संभाल लेंगे हमको क्या है। और वो भी यही सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर कहीं सेकेंड इनकम सोर्स अगर किसी का जनरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए तो यार फायदेमंद वाली बात है ना। तो वो रेडी हो गए और वो लोग जाने ही वाले थे। तभी क्या हुआ कि मान लो विठो जी को एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था शाह जी। क्या नाम था मेरे दोस्त? शाह जी। तो शाह जी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो 2 साल के बाद, 2 साल तक तो उन्होंने मालो जी और विठो जी ने पूना की जागीर संभाली। मगर 2 साल के बाद विठो जी ने कहा कि एक काम करो बेटा शाह जी, तुम चले जाओ कहाँ पे? पूना में। तो बोले ठीक है पापा जी हम चले जाते हैं। तो वो वहाँ चले गए, पूना में संभालने लगे अपनी जागीर को और जागीर अपनी संभालने लगे। तभी क्या हुआ कि विठो जी को लगा कि हम एक काम करते हैं, अपने बच्चे का विवाह कर देते हैं। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन था। ऑप्शन ये था कि जो लखूजी यादव पहले नौकरी करते थे, जिनके यहाँ ये लोग मालो जी और विठो जी, उनकी एक बेटी थी जीजाबाई। तो जीजाबाई से शाहजी का विवाह करवा दिया। अब जीजाबाई का शाहजी से विवाह करवा दिया और ये लोग दोनों लोग पूना में खुश रहने लगे। तभी मुगल डेंसिटी में बैठे कौन? जहांगीर। ये बात है 1620 ईस्वी की। 1620 ईस्वी की। तो 1620 ईस्वी में जब जहांगीर बैठे थे, जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। तो जहांगीर को जब ये बात पता चली कि हम यहाँ दिल्ली में राज कर रहे हैं और नीचे मराठा क्या कर रहे हैं? अपना राज्य प्रसार बढ़ा रहे हैं, तो इनके ऊपर एक आक्रमण तो होना चाहिए। तो उन्होंने एक आक्रमण करने की सोची। किसने? मुगल ने मराठा के ऊपर। और ये मुगल और मराठा के बीच में पहला युद्ध है मेरे दोस्तों। तो मुगल और मराठा के बीच में पहला युद्ध है और मुगलों ने क्या किया? युद्ध की घोषणा कर दी कि युद्ध, बिगुल बजा दिया युद्ध का। तो मुगलों की तरफ से जो व्यक्ति लड़े और मराठों की तरफ से जो व्यक्ति लड़े, मैं उनका नाम लिख देता हूँ पहले, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुगलों की तरफ से 2 व्यक्ति आए। एक का नाम था परवेज खां और दूसरे का नाम था महावत खां। और इधर से 2 व्यक्ति आए, नाम था एक का शाह जी
और एक का नाम था मलिक अंबर। राइट। तो अब मुगलों और मराठों के बीच में पहला युद्ध हुआ, इस युद्ध को बोलते हैं मातवाड़ी का युद्ध। मातवाड़ी का युद्ध ये हुआ था 1624 में। पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो डेट तो याद ही रखेंगे। ठीक है। अब युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठों ने मुगलों को ये मार मारी कि मराठे जहाँ से आए थे वहीं चले गए वापस। और जहांगीर को जैसे ही बात पता चली तो जहांगीर ने कहा कि किसने हराया तुमको? तो बोले साहब 2 व्यक्ति थे, मलिक अंबर और शाहजी। बोले काम करो, सबसे तेज कौन था? बोले शाहजी था। तो बोले शाहजी को हमारे पास बुलाओ। तो बोले साहब क्या करना है? तो बोले बुलाओ। तो शाहजी को बुलाया गया और शाहजी को ऑफर दिया गया कि एक काम करो, हमारे उमरा वर्ग में शामिल हो जाओ। तो शाहजी बोले ठीक है साहब, हम शामिल हो जाएंगे। तो जैसे ही बात पता चली किसको? मलिक अंबर को। मलिक अंबर ने कहा कि भाई तुम अभी तक लड़ाई कर रहे थे जाके जहांगीर से, और अब तुम उसी के ग्रुप में शामिल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष तो पैदा होगा ना। राइट, पैदा होगा। तो पैदा हुआ। तो जैसे ही बात पता चली किसको? शाहजी को, कि हमसे ईर्ष्या करने लगा कौन? मलिक अंबर। तो मलिक अंबर हमसे क्या ईर्ष्या करने लगा है, तो वो दिल्ली से वापस आया और दिल्ली से वापस आने के बाद उसने अहमदनगर को भी छोड़ दिया। अहमदनगर को छोड़ने के बाद वो चले गए 4 साल के लिए कहाँ? बीजापुर। और ये कैसे इतिहास के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बार बार अहमदनगर बीजापुर, अहमदनगर बीजापुर, अहमदनगर बीजापुर, अहमदनगर बीजापुर कम से कम 7 से 8 बार करेंगे। और बोलते हैं ना कि अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को अगर आप कहीं छोड़ दोगे तो शाम को कहाँ आएगा? घर ही आएगा। सेम इनके साथ भी था। तो 1625 से लेके 1629 तक ये चले गए बीजापुर में। ठीक। अब 1629 में हुआ ये कि इनके जो ससुर साहब थे, ससुर साहब है ना, लखूजी जाधव। तो लखूजी जाधव की हो गई हत्या, आदिल शाह ने करवा दी। तो हत्या जब करवा दी तो इनको बड़ा दुख लगा और इनको लगा कि अगर मेरे ससुर की हत्या हो गई तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को उस क्षेत्र में चलना चाहिए। तो ये गए वहाँ पे और वहाँ अपने ससुर को देखा, सब चीज़ समझा। तभी दिल्ली में आ गए शाहजहाँ। ये बात है 1632 ईस्वी की, 1628 ईस्वी की। राइट। अब क्या हुआ? 1632 ईस्वी की, सॉरी 1632 ईस्वी की। तो अब आ गए शाहजहाँ, और शाहजहाँ को जैसे ही पता चला कि अहमदनगर में कौन आया? शाहजी। तो उन्होंने एक ऑफ़र दिया शाहजहाँ ने शाहजी को, कहा कि एक काम करो, तू हमारे यहाँ 5000 मनसब पे काम कर लो। तो बोले यार अभी तक तो बेरोजगार बैठा ही हूँ, एक काम करता हूँ, काम कर लेता हूँ, सही रहेगा। बोले ठीक है साहब, हम कर लेंगे 5000 मनसब में। तो 5000 मनसब में वो काम करने शाहजहाँ के यहाँ चले गए। 5000 मनसब के यहाँ शाहजहाँ के यहाँ करते रहे 1636 ईस्वी तक काम उन्होंने किया। अब हुआ ये कि अहमदनगर का एक सुल्तान था, नाम था मुर्तजा प्रथम। क्या नाम था मेरे दोस्त? मुर्तजा प्रथम। इसकी हो गई हत्या। जब इसकी हो गई हत्या तो इसका एक छोटा पुत्र था, लगभग 5 साल का था, तो इसको बैठाया गद्दी में। नाम था उसका मुर्तजा द्वितीय। अब ये बैठाया किसने? जैसे ही पता चला मुर्तजा प्रथम मर गया है तो फिर से कौन? आपके ये क्या नाम? शाहजी फिर वापस आए। ठीक, अहमदनगर फिर वापस आए, और अहमदनगर फिर वापस आने के बाद इन्होंने मुर्तजा प्रथम को गद्दी से हटाए, मुर्तजा द्वितीय को गद्दी में बैठाया। राइट। अब गद्दी में बैठाने के बाद खुद के हाथों में बागडोर ले ली। अब खुद के हाथों में बागडोर लेने के बाद जैसी बात पता चली किसको? शाहजहाँ को। तो शाहजहाँ बोलता है कि तुमको मैंने 5000 का मनसब दिया और अब तुम जाके अहमदनगर में राजनीति कर रहे हो। तुम एक काम करो, तुम्हारे खिलाफ ही एक लड़ाई होगी, युद्ध होगा, है ना। तो शाहजहाँ ने एक आक्रमण करवा दिया। किसके ऊपर? शाहजी और मुर्तजा द्वितीय के ऊपर। इस युद्ध में क्या हुआ कि शाहजी बहुत बुरी तरह हार गए। 1639 की बात है ये। तो बहुत बुरी तरह हार गए और लगभग इनकी यह दशा हो गई थी कि इनको अब छोड़ के जाना ही था। तो 1639 में जैसे ही निकलने लगे ये अपने अहमदनगर को छोड़ के, तो बेंगलोर के पास इन्होंने 3 इलाके को जीत लिया। पहला था इकनौर, दूसरा था सोरासोरी और तीसरा था बेंगलोर। राइट। तो इन तीनों क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया और इन तीनों क्षेत्रों को जीतने के बाद पहुँचे बीजापुर। अब बीजापुर में जैसे ही पहुँचे तो बीजापुर में पहुँचने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने कहा कि भाई तुम तो यार बड़े लाजवाब आदमी हो। बोले साहब क्यों? बोले तुम अभी हारे हो और हारने के बाद तुमने 3 क्षेत्र जीत लिए, तो मतलब समझ जाओ यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बोले साहब ऐसा नहीं है, है ना।
हो गए, जीत गए गलती से। बोले नहीं, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, बड़े समझदार व्यक्ति हो, बड़े होशियार व्यक्ति हो, बड़े होनहार व्यक्ति हो। बोले साहब ठीक है, धन्यवाद। बोले एक काम करो, तुमको मैं 4 लाख की जागीर दे रहा हूँ। तो हो गया सीना चौड़ा शाह जी का। शाह जी बोलते अरे भाई मिल गया, चलो। अब इनको जैसे ही मिला ये 4 लाख की जागीर, तो हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद 1648 की बात है, 1648 में शाह जी को कैद कर लिया इन्होंने। किसने? बीजापुर के सुल्तान ने, है ना, आदिल शाह ने। बीजापुर के सुल्तान ने इनको कैद कर लिया, और कैद करने के बाद 1 साल के बाद छोड़ दिया। कैद किया, क्यों छोड़ा, इसकी कहानी है, अगले वीडियो में चर्चा करूँगा और ब्रीफ में चर्चा करूँगा। चलिए बता ही देता हूँ। हुआ ये था कि 1648 में जब कांगड़ा की विजय करी थी इनके बेटे शिवाजी ने, तो कांगड़ा आता था बीजापुर के अंडर। तो शिवाजी ने जब जीत लिया कांगड़ा को, तो उनसे कहा गया कि तुम एक काम करो, कांगड़ा को मेरे अधीन करो, वरना तुम्हारे बाप को मैं कैद कर ही लिया हूँ और छोड़ूंगा नहीं। तो शिवाजी को ना चाहते हुए भी कांगड़ा के बहुत सारे दुर्ग देने पड़े वापस, तब उनके बाप को रिहा किया गया। राइट, तो ये कहानी हुई। फिर उसके बाद हुआ ये कि ये मतलब हिरण विरण बहुत मारा करते थे शाह जी। तो एक बार क्या हुआ कि बैदनूर के इलाके में, बैदनूर एक प्लेस पड़ता है महाराष्ट्र के पास में ये, तो वहाँ पे ये हिरण मारने गए थे। तो हिरण मारते मारते क्या हुआ कि हिरण तो बहुत सारे मार दिए इन्होंने, और हिरण मार के क्या हुआ कि वापस आ रहे थे, तो वशपट्टनम के प्लेस पे घोड़ा से गिर के इनकी मृत्यु हो गई, और इनका खेल यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये थी कहानी मेरे दोस्तों शाह जी की। अगले वीडियो में हम इनकी आगे की कहानी को कवर करेंगे। उनका नाम है शिवाजी। चाहता तो मैं अभी इसकी चर्चा कर देता, मगर ये वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि अगले वीडियो में बनाना चाहिए। राइट, तो आप चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सच बता रहा हूँ, इससे अच्छा इतिहास कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब मेरे को एक क्वेश्चन है मेरा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि घोड़ा खेलते समय दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।